हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विथ राय एकेडमी। 8 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। आज अपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। जाहिर सी बात है, जो जितना सोचेगा उसको उतना ही हासिल होगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने कोई छोटा सा पद सोच रखा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस बड़े लेवल के सिलेबस को टच ही नहीं करेंगे। आप उसी सिलेबस तक सीमित रह जाएंगे जितने की आपने सोच रखी हुई है, यानी कि एक क्लर्क की अगर सोच रखी हुई है, ग्रुप डी की सोच रखी हुई है। यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपने अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर कस्टम इंस्पेक्टर, सीजीएल की कोई भी पोस्ट सोच रखी है, तो जाहिर सी बात है वो 10+2 से ऊपर ही होगी। तो जब भी सोचिए थोड़ा सा बड़ा सोचिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बड़ी सोच आपको एक दिन बड़ा बना दे। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि विकास दर में सुधार, 7.7 पर सिमटी गिरावट या सिमटेगी गिरावट। अब इस न्यूज़ में क्या है, ये एनएसएसओ के आंकड़े के तहत सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं उस पर न्यूज़ है। क्या लिखा गया इसमें ये देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है कि मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने डबल स्ट्रैक इलेक्ट्रिक कंट्रोल ट्रेन यानी कि मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने भाषण में ये शब्द बोले हैं। तो इसमें पूरा सब क्या न्यूज़ है ये इस न्यूज़ में देखें, आर्टिकल में देखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, विकास दर में सुधार, 7.7% पर सिमटेगी गिरावट। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 फरवरी 2021 को भारत का बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो जाएगा। अब इस बजट सत्र में क्या विकास दर का अनुमान लगाया जाता है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो देश के सामने रखी जाएंगी, कितना किसको बजट आवंटित होगा, ये सारा अभी सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन 1 फरवरी को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर अनुमान के मुताबिक बात करें, ये अनुमान दिया है एनएसएसओ ने। एनएसएसओ के बारे में आपको जानना जरूरी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में हुई थी और भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्यालय आता है और यह भारत का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। यानी कि देश में गरीबी स्तर क्या है, लोगों की खर्च की कैपेसिटी क्या है, वो कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी उनकी आय है, कितना व्यय कर रहे हैं, ये सभी सर्वे एनएसएसओ ही करता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करता है। अगर हम अनुमानों के बात करें तो इसमें गिरावट 7.7% पर सिमटने की बात कही गई है। वैसे कोरोना की वजह से कई दशकों बाद देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी गिरावट की सूरत बनी है, लेकिन सरकार के लिए सुकून की बात यह है कि दुनिया भर की संस्थाओं ने वित्तीय हालात बिगड़ने के जितने अनुमान लगाए थे, असल स्थिति उससे काफी बेहतर है। आईएमएफ समेत सभी एजेंसियों ने भारत की विकास दर में 10% तक गिरावट का अंदाजा लगाया था। नेक्स्ट न्यूज है, मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं और बजट के लिए जो आगामी बजट है उसमें उत्साह और जो जीडीपी सुधर रही है भारत की, उससे उत्साहित होकर उन्होंने ये न्यूज़ दी है, क्योंकि भारत अब मेक इन इंडिया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो मोबाइल सेक्टर हो, जिस तरीके से चीन के ऐप, चीन के इलेक्ट्रॉनिक पर अब कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, चीन के ऐप पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इससे अब भारतीय व्यापार को, भारतीय क्षेत्र के व्यापारियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और इसी प्रोत्साहन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आने की जो आशंका है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वर्चुअल समारोह में न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्ट्रैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। इससे पूर्व उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। मदार अजमेर जिले में है। प्रधानमंत्री दिसंबर में ईस्टर्न डीएफसी के एक हिस्से का लोकार्पण कर चुके हैं। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। अब यहां से आपको हर पेज में
अमेरिका में जो कल हिंसा हुई है संसद भवन पर, वो न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ है कि अमेरिका में हिंसा के बाद यहाँ पर जो बाइडेन होगा के नाम पर मुहर। अब जितनी जो बाइडेन जो कि अमेरिकी चुनाव हुए थे 3 नवंबर को, उसमें उन्हें जीत मिली थी, लेकिन जो ट्रंप हैं वो इसे मानने को तैयार नहीं है। उसी में ट्रंप समर्थकों ने जो बवाल किया है उसी पर लिखी गई है ये न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है कि चीन में फिर फैला कोरोना और जापान में इमरजेंसी। देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस फिर से बढ़ता जा रहा है, जो नया स्ट्रेन है इसका, उसमें भारत भी किसी न किसी तरीके से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अभी भारत में उन न्यूज़ को नहीं दिखाया जा रहा है। फिर भी हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीन में फिर फैला कोरोना, जापान में इमरजेंसी। अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रिटेन के बारे में सुना था कि ब्रिटेन में स्थिति भयावह हो रही है और वहां पर 1.5 महीने का, यानी कि फरवरी के लगभग दूसरे सप्ताह तक का सख्त लॉकडाउन, यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खुद बोला था कि हम ब्रिटेन में एक ऐसा लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं जो पिछले लॉकडाउन से काफ़ी सख्त है, यानी कि आपको अब घर में ही रहना है। लेकिन अब जिस तरीके से चीन में फिर से कोरोना फैल रहा है, जापान में इमरजेंसी लगा दी गई है और भारत में भी स्ट्रेन पाए गए हैं नए, तो इसका मतलब है कि स्थिति और भयावह होती दिख रही है। चीन में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है और यह 5 महीने में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं। हुबेई प्रांत में लॉकडाउन कर दिया गया है, यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इधर जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई है। अब आप सोच लीजिए कि किस कदर अमेरिका में स्थिति बनी हुई है। चीन की अगर बात करें तो चीन में 5 महीने में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केस आए हैं। बीजिंग की राजधानी से सटे हुबेई प्रांत में लगातार मामले मिलने के बाद कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। कई स्थानों पर लॉकडाउन की स्थिति है। गोंगडोंग प्रांत में साउथ अफ्रीका के वायरस का स्ट्रेन भी मिला है। और अगर इसमें जापान की राजधानी टोक्यो और उसके नज़दीकी 3 क्षेत्रों में इमरजेंसी लगा दी गई है। राजधानी में हर रोज 2500 से ज़्यादा नए मामले मिल रहे हैं। इमरजेंसी 7 फरवरी तक जारी रहेगी। ब्रिटेन में 24 घंटे में अप्रैल के बाद मौत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। सोच लीजिए, लगभग 1 साल। यहाँ 1000 से अधिक मौतें एक दिन में हुई हैं। ब्रिटेन में तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है। तो देखिए, भारत में अगर स्थिति और बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को इस तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जिसने कल पूरे विश्व में तहलका मचा रखा था कि अमेरिका में हिंसा के बाद बाइडेन के नाम पर मुहर। और ये सारा बवाल, ये जितना भी बवाल हुआ है वो इस फिगर की वजह से हुआ है। ये जो फिगर है जिसमें जो अमेरिकी चुनाव हुए थे उसमें जो बाइडेन को 306 वोट मिले और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को मिले 232। जीतने के लिए चाहिए थे 270, जिससे ट्रंप उतने ही पीछे हैं जितना जो बाइडेन आगे हैं। तो जो बाइडेन को जो मत मिले वो 306 मिले, जो प्रतिशत में 51.4 थे। और डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रतिशत मिले वोट मिले वो 232, जो प्रतिशत में 46.9% थे। अब यही आंकड़ा जो विश्व ने मान लिया है, लेकिन ट्रंप मानने को और उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं है। इसी के लिए कल जो हिंसा हुई है वो वाकई शर्मनाक है। और कि अगर देखा जाए तो 220 साल में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि संसद पर आक्रमण किया गया हो, अमेरिकी संसद पर। अब इस न्यूज़ में क्या है कि अमेरिका में हिंसा के बाद बाइडेन के नाम पर मोहर। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में सत्ता के लिए पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। हार को पचा ना पाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पर उनके समर्थकों ने संसद पर हमला कर दिया। घंटों उपद्रव के दौरान लोगों ने भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र को बंधक बनते देखा। पुलिस के साथ झड़प में 4 लोगों की मौत भी हो गई, 14 पुलिस अधिकारियों समेत कई अन्य घायल भी हो गए और पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ट्रंप जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अगर ट्रंप की हार सुनिश्चित कर ली जाए तो जो बाइडेन है वो 46वें 46th राष्ट्रपति होंगे। हालात सामान्य होने पर बुधवार देर रात दोबारा संसद की कार्रवाई हुई। अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने की औपचारिकता पूरी की गई। वह 22 को, यानी कि 22 जनवरी को अमेरिका के 46वें
राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति की पद की शपथ लेंगी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन बना है, तो कमला हैरिस। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज हैं। पहली न्यूज है कि व्यापार को बढ़ावा देने के मामले में भारत के फैसले बेहतर, और यह स्टेटमेंट दिया है डब्ल्यूटीओ ने। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आयात व निर्यात मामलों में काफी प्रगति करी है भारत ने, ऐसा बोलना है डब्ल्यूटीओ का। और इस न्यूज में क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे। केंद्र को संभालनी होगी, यहां पर होगा संभालनी होगी इंफ्रा पर खर्च की कमान। और इंफ्रा पर खर्च की कमान इसलिए संभालनी होगी क्योंकि कोरोना काल में राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं रह गई है, इसलिए इसमें केंद्र को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। अभी तक केंद्र की 60 और राज्य की 40% हिस्सेदारी होती थी। नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की दी चेतावनी। कोरोना की वजह से भारत ने डिजिटल सर्विस टैक्स लागू किया था ई कॉमर्स कंपनियों पर, उसमें अमेरिका भी था। तो अब उसे देखते हुए अमेरिका ने काफी कड़ी आलोचना की है। और क्या है इस न्यूज में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपनी पहली न्यूज से शुरू करते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देने के मामले में भारत के फैसले बेहतर। अब डब्ल्यूटीओ, सबसे पहले तो आप डब्ल्यूटीओ के बारे में जानिए, तभी हम आगे इस न्यूज को समझ पाएंगे। डब्ल्यूटीओ है क्या, वो कैसे कार्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है। डब्ल्यूटीओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों को संशोधित करता है, उन्हें लागू करता है। डब्ल्यूटीओ समझौते इसके मूलतः तत्व हैं। इन पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और उन देशों की संसदों में जिनकी पुष्टि भी की गई है। अभी वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं और 23 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, यानी कि डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ होता है, जब मोरक्को के एक शहर मराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता था, जिसे गैट कहते हैं, GATT गैट कहते हैं। और प्रथम महानिदेशक थे इसके पीटर सदरलैंड। इसी सम्मेलन में गैट को नया नाम विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, और यह 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो इटली के प्रमुख व्यवसायी रेनेटो रुगिएरो इसके प्रथम अध्यक्ष बने। देखिए, इसमें आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए हैं एसएससी के एग्जाम के लिए, कि ये अस्तित्व में डब्ल्यूटीओ आया था 1 जनवरी 1995 को, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे इटली के रेनेटो रुगिएरो। ठीक है, अब इस न्यूज में ये बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन ने पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा कारोबार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में लिए गए फैसलों की सराहना की है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक, देखिए यहां लिखा भी गया है, डब्ल्यूटीओ के मुताबिक वर्ष 2015 के बाद से भारत द्वारा कारोबार को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए अन्य कदमों में इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे यानी कि आइस गेट, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी व डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा तथा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बेहतर उपयोग प्रमुख हैं। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है। तो इससे जो ये न्यूज आई है उससे जाहिर सी बात है भारत की छवि व्यापारिक दृष्टि से डब्ल्यूटीओ में और मजबूत होगी। तो हो सकता है कि इससे भारत को आयात और निर्यात दोनों में सुगमता हो। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र को संभालनी होगी इंफ्रा पर खर्च की कमान। इस वर्ष अप्रैल में शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च की कमान पूरी तरह से केंद्र को संभालनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सालाना खर्च में लगभग 40% हिस्सेदारी राज्यों की होती है, और कोरोना की वजह से इस समय उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। और इसमें यह बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली भारी भरकम निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाना होगा,
जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। सरकार इन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को 1 लाख करोड़ रुपए की रकम दे सकती है। वर्तमान में चल रही इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ विलय किया जा सकता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश के इंतजाम के तहत सरकार बैंकों के बचत खातों में जमा 16 लाख करोड़ रुपए का भी इस्तेमाल कर सकती है। और दुनिया के कई विकसित देश रेल, सड़क, बंदरगाह जैसी परियोजनाओं से होने वाली कमाई में निवेशकों को एक निश्चित समय के लिए हिस्सेदार मानते हैं। ऐसे में दुनिया की बड़ी कंपनियों से निवेश लेना आसान हो जाता है। भारत को इस मॉडल को अपनाना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका में भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की दी चेतावनी। अब सबसे पहले टैक्स टैरिफ है क्या, यानी कि किस न्यूज के बारे में है, यह है डिजिटल सर्विस टैक्स। डिजिटल सर्विस टैक्स, अब ये डिजिटल सर्विस टैक्स क्या होता है? इंडियाज 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ई कॉमर्स सप्लाई discriminates against US company and is inconsistent with international tax principles according to a US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि USTX। USTX का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि जो एक कोरोना की वजह से एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया गया था ई कॉमर्स कंपनियों पर, जिसमें आपका फेसबुक, अमेजॉन, ये सब कंपनियां आती हैं, उसमें अमेरिका की भी कई कंपनियां हैं। तो उसमें अमेरिका ने आपत्ति जाहिर की है और ये जो सर्विस टैक्स है इस पर अमेरिका ने आपत्ति बहुत पहले जाहिर कर दी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अमेरिका ने खुद तैयार करने की वो करी थी कोशिश, और बुधवार को अमेरिका के उद्योग विभाग की तरफ से कहा गया कि भारत, इटली और तुर्की जैसे देश डिजिटल सर्विस टैक्स के मामले में अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिससे अमेरिका इन देशों से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा सकता है। अमेरिका ने भारत की तरफ से लगाए जाने वाले डिजिटल सर्विस टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताया है। भारत में लगने वाले डिजिटल टैक्स को लेकर अमेरिका में कुछ माह पहले जांच शुरू की गई थी, जिसकी रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई है। अमेरिका ने कहा है कि अभी मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन तमाम विकल्पों का मूल्यांकन जारी रहेगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, अमेरिका को शर्मिंदा करने वाली घटना। लोकतंत्र की दृष्टि से अमेरिका जैसे सबसे सशक्त माने जाने वाले देश में सत्ता हस्तांतरण में जैसी चुनौती पेश आई, वह हस्तप्रद करने वाली दिखती है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सिंह द्वारा। अब इस आर्टिकल में क्या है वो हम आगे देखेंगे। और दूसरा आर्टिकल है हमारा टीके पर, यहाँ पर टीका होगा, टीके पर अनावश्यक टीका टिप्पणी। आखिर इंसानी जिंदगी को बचाना अकलमंदी का काम है या धर्म की आड़ में लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना? इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इस्लामिक मामलों के जानकार रिजवान अंसारी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा फिर से अमेरिका में अनर्थ, अमेरिकी संसद पर जो हमला हुआ है उससे ही रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो हम पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है अमेरिका को शर्मिंदा करने वाली घटना। गत वर्ष नवंबर में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कई मायनों में अप्रत्याशित रहा है। कोरोना कालखंड में चुनाव होने के कारण बड़े पैमाने पर पोस्टल वोटिंग हुई। पोस्टल वोटिंग के साथ मतदान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। इस बम्पर वोटिंग वाले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अनाधिकारिक रूप से विजयी घोषित किए गए, लेकिन राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अमेरिकी ये जो इलेक्शन है इसके बारे में समझना होगा, और यहाँ पर पोस्टल वोटिंग यानी कि इलेक्टोरल वोटिंग जो शब्द आ रहा है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप अमेरिकी जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति उसके बारे में पूरा जान लीजिए कि हर 4 साल के बाद ये चुनाव होते हैं। चुनाव में जो राष्ट्रपति का पद होता है उसके लिए जो व्यक्ति होता है उसका जन्म अमेरिका में होना आवश्यक होता है, चाहे वो कहीं बाहर रह रहा हो, लेकिन उसका जन्म अमेरिका में ही होना चाहिए। उसकी आयु मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवार को 14 साल से अमेरिका में ही उसका निवास हो, यानी कि पिछले 14 साल से वो अमेरिका में रह रहा हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव हमेशा नवंबर के पहले सोमवार
के बाद आने वाले मंगलवार को होते हैं। अमेरिकी संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुनाव की व्यवस्था की गई है। अब यह विधि वजूद में कैसे आई, जिसमें जो बाइडेन को बम्पर वोट मिले हैं? ये विधि तब वजूद में आई जब अमेरिका में संविधान निर्माताओं के दो धड़े हो गए, और अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक बड़ा धड़ा इस पक्ष में था कि अमेरिकी संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, और दूसरा धड़ा यह चाहता था कि जनता सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करे। तो जो ये इलेक्टोरल कॉलेज या वोटिंग कह सकते हैं, इन दोनों के मध्य का रास्ता है, और इसी तहत इन्हें बम्पर वोटिंग मिली है। संसद में हुई हिंसा से अमेरिका को शर्मनाक तो होना ही पड़ा है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए हैं और तमाम घायल हुए हैं। इस हिंसा को विश्वव्यापी आलोचना हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने इसकी कटु आलोचना भी और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण को लोकतंत्र का अनिवार्य अंग बताया है। अच्छी बात यह रही कि तमाम उपद्रव के बीच उपराष्ट्रपति माइक पेंस ट्रंप के दबाव के बावजूद अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति गंभीर रहे। यह भी अच्छा हुआ कि तमाम अराजकता के बाद संसद के चुनाव परिणाम पर मुहर लग गई है। वैश्विक राजनीति में अमेरिका का एक खास स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ सिनेमा, मीडिया, खेल से लेकर वैज्ञानिक आविष्कारों में भी अमेरिका पिछले कई दशकों से सच्चे अर्थों में अग्रणी रहा है। लोकतंत्र की दृष्टि से अमेरिका जैसे सबसे सशक्त देश माने जाने वाले सत्ता हस्तांतरण जैसी चुनौतियों से इस समय जूझ रहे हैं। अमेरिका के मुकाबले भारत का लोकतंत्र अपेक्षाकृत काफी नया है, लेकिन यदि आपातकाल के छोटे से दौर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ सत्ता हस्तांतरण में कहीं कोई अड़चन नहीं आई है। इसी कारण भारतीय लोकतंत्र दुनिया के समक्ष एक उदाहरण पेश करता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टीके पर अनावश्यक टीका टिप्पणी। कोरोना रोधी वैक्सीन यानी टीके पर तमाम अटकलों और विवादों के बीच उसके हराम और हलाल होने वाले सवालों ने महामारी के संकट को और गहरा दिया है। भारत में वैक्सीन पर सियासी दलों के सियासत को धार देने में मुस्लिम समाज के इस कंफ्यूजन में ने अहम योगदान दिया है। इस बहस की शुरुआत दक्षिण पूर्वी एशियाई और मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया और मलेशिया में हुई। धीरे धीरे अब यह बहस भारत में भी पैर पसारने लगी है। दरअसल इस्लाम में उन उत्पादों को हलाल कहा जाता है जिसमें हराम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए सूअर के मांस को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इसलिए इससे बने उत्पाद इस्लाम में वर्जित बताए गए हैं। चूंकि मुस्लिम दुनिया में कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन के इस्तेमाल की चर्चा तेज हो गई है, इसलिए दुनिया भर में मुसलमान धार्मिक कारणों से कोरोना वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। यह सच है कि इस्लाम में सूअर जैसे जानवरों को कुरान में हराम करार दिया गया है। कुरान की सूरह यानी कि पाठ मायद की आयत नंबर 3 में अल्लाह कहते हैं, तुम पर सूअर जैसे और मरे हुए जानवर का कोई मांस खाना हराम है। इसके अलावा कुरान में कई और जगह सूअर के मांस को हराम करार दिया गया है। लेकिन ये भी एक, अब देखिए इसमें तो ये सब टिप्पणी करी गई है, लेकिन अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में सूअर ही नहीं कई ऐसे जानवर हैं जिनकी चर्बी का इस्तेमाल दवा के तौर पर यानी कि दवा को बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सूअर की जो चर्बी से बने जिलेटिन का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन मौजूदा वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन के इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। कई वैक्सीन कंपनियों ने भी सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात सिरे से खारिज कर दी है, लेकिन फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका कंपनियों के बयान जारी किए गए हैं। उन्होंने खुद बयान जारी किए हैं और उन्होंने बताया कि सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने साफ नहीं किया है, उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है उनकी वैक्सीन में इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इसका अभी कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और जिस जिलेटिन की बात करी जा रही है वो वैसे भी कई दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया में यही 2018 में उलेमा काउंसिल ने चेचक और रुबेला के टीकों में पोर्क जिलेटिन की मौजूदगी बताकर उन्हें हराम कहा था।
लेकिन नाजुक हालात को देखते हुए काउंसिल ने बच्चों को टीका लगवाने की छूट दे दी। इससे नुकसान यह हुआ कि शुरुआत में बने माहौल के चलते बड़ी संख्या में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। यानी मुस्लिम समाज को इन बेवजह की बहसों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वैक्सीन पर किसी भी प्रकार की अफवाहों को दरकिनार कर मुस्लिम समाज को आगे आकर इस टीकाकरण के साथ खड़े होकर नजीर पेश करने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अमेरिका में अनर्थ। दुनिया भर को लोकतंत्र का उपदेश देने और यहां तक कि कई बार अन्य देशों में लोकतांत्रिक तौर तरीकों को थोपने की कोशिश करने वाले अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान जैसा उपद्रव संसद के बाहर और भीतर हुआ है, उसे शर्मसार करने के साथ ही तमाम कमजोरियों की पोल भी खोलता है। इसमें संदेह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने उन समर्थकों को उकसाया जिन्होंने संसद में घुसकर अराजकता फैलाई। लेकिन सवाल है कि आखिर दुनिया के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को इस तरह अस्वीकार करने में सक्षम कैसे हुआ? यह संभव हुआ खामियों और जटिलताओं से भरी चुनाव प्रक्रिया के कारण। अब तो अमेरिका को यह समझ आना चाहिए कि उसे अपनी चुनाव प्रणाली को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उसे समाज को बांटने वाली राजनीति से तौबा करने की आवश्यकता है। यह किसी से छिपी नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही अमेरिकी समाज के बीच एक खाई बन गई है। पुलिस की बेजा सख्ती के खिलाफ अश्वेत समुदाय के आक्रोश प्रदर्शन के दौरान यह साफ दिखने लगा कि चुनावों के दौरान इस खाई को और चौड़ी करने का ही काम किया गया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों की रेल किराए में छूट बहाली की मांग की है। देखिए, खिलाड़ियों और खेल संघों के यात्री किराए में रेलवे छूट वापस लिए जाने पर चिंता जताने के बाद खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल से इन सुविधाओं को बहाल करने का आग्रह किया है। रेलवे ने छात्रों, रोगियों और दिव्यांगों के अलावा सभी तरह के यात्री टिकटों की राशि पर दी जाने वाली छूट निलंबित कर दी है, जिससे कि लोग गैर जरूरी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। रिजिजू ने इसके बाद गोयल को पत्र लिखकर कहा कि अब ट्रेनिंग और खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं और ऐसे में यात्री किराए में छूट वापस लिए जाने के कारण अखिल भारतीय राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने के लिए यात्रा करते समय खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आज का यानी कि 8 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।